normally charged non-conducting sphere is 18 volts. Find potential at the center of sphere. 27 हाँ जी, कितना जी? सर 27 volts. अच्छा जी, ठीक है जी। देखो हमने ना यहाँ पे एक रिजल्ट किया था कि जो सेंटर का पोटेंशियल है ना वो 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल है, और सरफेस का पोटेंशियल 18 है। किसके बराबर हो गया? 27 वोल्ट्स के बराबर हो गया, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 27 वोल्ट। हाँ भाई, क्लियर है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। A non-conducting sphere of radius r is charged uniformly with charge q. Is charged uniformly with charge q. ठीक है, फाइन।
अब एक चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे जब आप यहाँ बोलोगे भैया फॉर गॉसियन सरफेस, क्या बोलोगे जी, फॉर गॉसियन सरफेस, जब आप लगाओगे इस इंटीग्रल को तो ये ई डी ए कॉस जीरो हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी ए, ये आ गया फिर से क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आप इसको लिखोगे ई फोर पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया जी क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो जी, मैं यहां से इसको सॉल्व तभी कर पाऊंगा अगर मुझे क्या पता होगा, क्यू एनक्लोज्ड। अच्छा, अगर डेंसिटी होती कांस्टेंट तो क्यू एनक्लोज्ड हमने कैसे निकाला था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, पर डेंसिटी तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके पूरे वॉल्यूम के लिए तो इकट्ठे से चार्ज नहीं निकाल पाओगे। तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ पे आप यहाँ पे ना एक स्फीयर कंसीडर करो, देखो जी, एक स्फीयर तो आपने लिया ही हुआ है, बंद मत होना यार, ओहो, है ना जी। तो एक स्फीयर आपने लिया हुआ है, दूसरा स्फीयर आप इससे थोड़ा सा बड़ा रेडियस का ले लो या छोटे रेडियस का ले लो, दैट रियली डजंट मैटर मच। तो आपने ले लेना जी, देखो इसमें, ठीक है जी, लेके दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकंड खुल जाने दो स्लाइड। ये देखो, तो ये कौन सी खोल ली मैंने, अच्छा तो फोर्स एंड फील्ड खोल ली मैंने, अच्छा अच्छा, पोटेंशियल को ऑस्लो वाली, आज। तो ये जैसे मेरा स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसमें ना देखो, मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको डी आर रेडियस का ले लिया, मतलब दो स्फीयर्स ले लिए ना, एक आर रेडियस का और एक मान लो डी आर, आर प्लस डी आर का। तो इतने वॉल्यूम में देख रहे हो, ये वाले में जो इन दो स्फीयर्स के बीच में होगा, इस वॉल्यूम के लिए डेंसिटी को नियरली कांस्टेंट माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है, ये बता दो बस। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे आर का वेरिएशन तो नेग्लिजिबल ही हो गया ना बेटा, तो मैं ये लिख सकता हूं, चार्ज enclosed between या इन शेडेड वॉल्यूम, उतने शेडेड वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज होएगा, देखो डेंसिटी इंटू डीवी। देखो जी, डेंसिटी तुम्हारी ए आर है, और डीवी पता है कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर तुम्हें टोटल चार्ज एनक्लोज चाहिए तो इसको तुम डीक्यू को ऐड करोगे। तो यहाँ पे अगर अब तुम ध्यान से देखो, फोर पाई ए कॉमन आ गया, आर क्यूब डी आर आ गया, इसका इंटीग्रल कर दो जीरो से लेके आर तक, तो ये आ जाएगा फोर पाई ए आर की पावर फोर बाय फोर। तो फोर तो कट ही गया, तो किसके बराबर आ गया, देखो पाई ए आर की पावर फोर। अगर तुम ये ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, कौन से वाली में, वो जो गॉस लॉ से निकाली है, इसका मतलब ई फोर पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, देखो पाई ए आर की पावर फोर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो कटता है जी काट दो, पाई कटता है पाई काट दो, आर स्क्वायर कटता है तो ये काट दो। तो यहां से ई किसके बराबर हो गया, ए आर स्क्वायर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि आपने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के ही निकाले हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, इसके एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। मैंने जैसे ए आर लिखा तो मतलब इस रिजल्ट को याद रख के कोई फायदा नहीं है। मैंने ए आर लिखा है तो उसमें ये रिजल्ट आ गया, अगर ए आर स्क्वायर लिखता तो थोड़ा कुछ और रिजल्ट आता, ए बाय आर स्क्वायर लिख लेता तो कुछ और रिजल्ट आता। तो मतलब मैं डेंसिटी को तो बड़े सारे तरीकों से चेंज कर सकता हूँ ना। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली आया भी हुआ है, अभी 2-3 साल पहले ही नीट में आया था इस तरह का क्वेश्चन, वेरिएबल डेंसिटी देके और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। और इंटरेस्टिंग बात देखो, मैक्सिमम बच्चे करके भी नहीं आए इसको। क्यों नहीं करके आए, क्योंकि वही होता है ना, बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, एक्चुअली डेरिवेशन याद नहीं रहता। तो जब डेरिवेशन याद नहीं रहेगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन कैसे हो पाएगा एक्चुअली। क्योंकि देखो होता यह है कि हम लोग जो डेरिवेशंस करते हैं, उन डेरिवेशंस करने के पीछे वैसे एक है कि अगर वेरिएबल डेंसिटी के लिए करना हो तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे वही चीज नजर आ रही है एक्चुअली। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा सबको, ये वाला क्लियर है। चलो फिर अगला सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फ्रॉम अ
uniformly charged non-conducting sphere of charge density rho, a sphere is removed as shown. Find electric field at point P in the cavity. Electric field at point P in the cavity. ये सी है और ये मान लो पॉइंट पी है. दैट्स इट. दिस इज द डायग्राम एक्चुअली. ठीक है ठीक है. ये है जी हमारा डायग्राम. ऐसे सॉल्व कर दो यार एक्चुअली. हाँ भाई बताओ कौन बताएगा. यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो आप बड़े आराम से रिजल्ट्स इस्तेमाल करो. कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं. समझ रहे भाई. रिजल्ट्स यूज करने पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. बड़े आराम से करो जी रिजल्ट्स यूज. नहीं आया मैं बताऊं. देखो ऐसे एक बात बताओ. नॉर्मली हमें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालो. देखो इस तरह की सिचुएशंस में आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है. कंप्लीट स्फीयर का ले लो पी पॉइंट पे, है ना भाई. और उसमें से माइनस कर दो जो रिमूव्ड पोर्शन है स्फीयर का. ऐसे करना पड़ेगा ना भाई. बोलो भाई. भाई जो पूरे स्फीयर का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसमें से जो पोर्शन आपने रिमूव किया उसका जो इलेक्ट्रिक था वो माइनस कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई. बोलो. कितना फॉर्मूला होता है भैया. रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. तो पूरे स्फीयर के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या. पूरे स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस देखो कितना है. रो 1 ना बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. और जो रिमूव्ड स्फीयर है उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है R2. तो यहाँ पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया और ये आ गया R1 माइनस R2. यही आ गया ना मेरे पास. अच्छा मुझे चीज बताओगे. अगर मैं यहाँ पे सी को भी वेक्टर ही मान लूं
तो डायग्राम में देख के बता सकते हो कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आएगा? हाँ भाई, कितना आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर? C सी vector. वेक्टर, सी वेक्टर हो जाएगा ना एक्चुअली, सी वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। सी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो गया एक्चुअली। एक चीज बताओ, ये मेरा चलो आंसर आ गया, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है? रो सी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ, इन द कैविटी इज यूनिफॉर्म। अब देखो ना, ये R1 R2 उन सबके इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो यहां से आपको इफेक्टिवली क्या पता चल रहा है? यहां से यही पता चल रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो बेसिकली यूनिफॉर्म आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, ये रिजल्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एग्जाम्स में कई बार आया भी हुआ है कि भी आप एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी जनरेट कर दें, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होएगा? द आंसर विल बी यूनिफॉर्म। बात समझ रहे हो? द आंसर विल बी यूनिफॉर्म। क्लियर है जी? क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो जी, हमारे पास ना खैर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली, ये जो स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था। इसके बाद देन वी मूव ऑन टू द टॉपिक कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, लार्ज नंबर से हमारा मतलब पता है क्या है? देखो, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। और फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब क्या है वो भी मैं लिख देता हूं हियर। बाय द टर्म free electrons we mean that electrons are free to move inside the material from one place to other। तो इसका ना आप ऐसे सोचो कि हमने एक बहुत बड़े हॉल के अंदर कुछ लोगों को बंद कर दिया है बेटा। अब वो लोग जो हैं वो हॉल के बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन हॉल के अंदर तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही सकते हैं ना एक्चुअली। मेटल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादातर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के साथ बंधे हुए नहीं रहते। वो एक एटम से दूसरे एटम तक आसानी से मूव कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए होती एक्चुअली। तो इसका मतलब मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड नॉट मच ऑफ एफर्ट्स और एनर्जीज आर रिक्वायर्ड एक्चुअली। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। वहां पे यह है कि आपने लोगों को ना सिर्फ हॉल में बंद किया, पर हॉल के अंदर भी आपने जो है खूंटा गाड़ गाड़ के उनको रस्सियों से बांध के बंद कर दिया एक्चुअली। तो वहां पे वही है कि फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का हाल इंसुलेटर में वैसा ही है कि वो एक एटम से ही बंधे हुए हैं एक्चुअली। तो अगर उनको अपने पड़ोसी एटम के पास भी जाना है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड, उसके बिना वो मूव ही नहीं कर सकते। और वही एक डिफरेंस है, इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे इजीली चार्ज मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इंसुलेटर्स नहीं कर पाते। यहाँ पे ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा डिफर करती हैं, और हम लोग भी वही पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर कोई चार्ज फ्लो ना कर रहा हो एक्चुअली। ठीक है जी, जिसके अंदर कोई चार्ज फ्लो ना कर रहा हो। पहली प्रॉपर्टी खास प्रॉपर्टी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड
in the meat, meat मतलब matter, material of an electrostatic conductor is zero, है ना, of electrostatic conductor is zero। ये देखो जी, अब ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है तो उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो बेटा हमेशा पता है क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रख दो तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। अब एक्चुअली ऐसा कैसे हो पाता है वो समझने की बात है। मान लो आपने अपना जो कंडक्टर था ना, ये मेरा कंडक्टर था जी, मैंने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो कंडक्टर के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ एक्चुअली। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने की वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, बताओ भाई, Yes, करेगा sir. नहीं करेगा, करेगा। किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई ये, Left hand side. लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को। क्या ये मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन या नहीं कर सकता, यस। कर सकता है। अगर कर सकता है तो करके मूव करके किधर को आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इधर को। तो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आने के इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे आ गए तो राइट साइड पे कौन से चार्जेस बच जाएंगे, Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये हमारे इंड्यूस चार्जेस हो गए, हो गए जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इंड्यूस चार्जेस अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करेंगे, करेंगे। और डायरेक्शन आप देख सकते हो कि वो जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड आ रहा है वो किस तरफ आएगा, आपके फील्ड के अपोजिट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक इन पे फोर्स लगती रहेगी। जब तक इन पे फोर्स लगती रहेगी ये मूव करते रहेंगे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करता रहेगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और जब कैंसिल कर देगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Zero. मान लो कि आप अपना बाहर वाला फील्ड डबल कर देते हो अचानक से, फिर क्या होएगा, जैसे ही आपने ई नॉट को 2 ई नॉट किया फिर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ज्यादा इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे और ज्यादा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आपने फिर बढ़ा दिया फील्ड, फिर और चार्जेस मूव कर गए, फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फिर जीरो। तो एक बात बताओ, अगर कितना मर्जी बढ़ाते रहो इंड्यूस चार्जेस और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। इंड्यूस चार्जेस के बढ़ने पे कोई लिमिटेशन है यहाँ पे कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास कितने हैं जी, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। तो यानी आप जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो वो इफेक्टिवली अंदर कैंसल आउट होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब यही बातें अब अगर लिख दी जाएं, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, free electrons, free electrons starts moving opposite to applied field, ठीक है जी। induced charges gets developed, ठीक है जी, developed and they produces an induced electric field, sorry, they produces an electric field opposite to applied field। The movement will stop when net electric field
will become 0। अच्छा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनफाइनाइट है, तो यानी कि यहां पे ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो कभी नहीं होने वाली। तो आप किसी भी कंडक्टर को किसी भी सिचुएशन में रख दो, तो इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे ताकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा जी? 0। 0। और जब तक वो अरेंज नहीं कर पाएंगे वैसे, तब तक फिर वो डिस्टरबेंस रहेगी, मूवमेंट होता रहेगा। तो यानी कि एक कंडक्टर जिसपे आपको चार्जेस स्टेशनरी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उसने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर ही लिया है, मूवमेंट खत्म हो चुकी है। और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती है, मतलब ये नहीं होता कि आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है 4 घंटे बाद वो 0 होएगा फील्ड ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इतना तेजी से मूव करते हैं, इतना फास्ट अपने आप को रीअरेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को, कि अल्टीमेटली एक इंस्टेंट के अंदर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाता है जी? 0 हो जाता है एक्चुअली। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा जी? क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जी। excess charge given to a conductor resides on its outer surface। यानी किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज कर भी दें, तो वो चार्ज फाइनली कहाँ आ जाता है जी? उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं एक्चुअली हम लोग? हमने ना एक कंडक्टर ले लिया, चाहे जैसी मर्जी शेप का। मैं इरेगुलर शेप इसीलिए लेता हूं ताकि बच्चे को ये डाउट ना हो कि सिमेट्रिकल शेप्स के केस में ऐसा होएगा, जैसी मर्जी शेप हो। और यहां पे मैंने पता है क्या किया, मैंने एक आइडेंटिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। द ओनली डिफरेंस इज कि वो साइज थोड़ा सा छोटा है। देख रहे हो? तो मेरा जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस है वो बिल्कुल वैसा है। द ओनली डिफरेंस इज इट्स अ बिट स्मॉलर। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं गॉसियन सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, फॉर गॉसियन सरफेस आपका गॉस लो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। एक चीज बताओ, क्या अंदर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? Yes, बोलो। sir. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है कि अंदर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? तो यानी इस गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस अंदर से ही पास कर रहा है ना कंडक्टर के, तो इसके सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। 0। तो अगर ये 0 ही हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 0 इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आया बेटा? बोलो। 0। 0 आया। पर आपने जो क्यू चार्ज दे रखा है वो कहाँ पे होगा फिर? अगर अंदर नहीं है तो कहाँ होएगा फिर? बाहर। सरफेस। बाहर होएगा। तो इसका मतलब एक्सेस चार्ज will reside on the outer surface, on the outer surface। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ आप एक्चुअली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कि ना मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इंजेक्शन में चार्ज भरा और लगा दिया जी सेंटर पे, है ना? तो वो चार्ज मैंने दिया तो सेंटर पे है, पर वो सेंटर पे रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं। हाँ भाई। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। वो फ्लो करके कहाँ आ जाएगा? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे। अगर चार्ज सारा आउटर सरफेस पे आ गया, तो इसका मतलब वहां पे एक्चुअली वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं है जैसा कि चार्ज्ड शेल में होता है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के वही रिजल्ट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के या पोटेंशियल के, जैसे कि एक कंडक्टिंग सॉरी चार्ज्ड शेल के होते हैं एक्चुअली। बोल सकते हैं ऐसे बात या नहीं बोल सकते? यस सर। बिल्कुल सही बात है जी, दैट्स वेरी गुड। ये होगी जी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो जी। all points of an electrostatic conductor are at same potential।
ना जी, आर एट सेम पोटेंशियल। देखो इसको प्रूव करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया? 0. आप बोल सकते हो ना, ई जीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड कंडक्टर, सो दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा जी? सेम हो जाएगा फिर, Same. ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ए बी और सी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, देखो ये कंसेप्चुअली तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज हैं, है ना, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, तो कई क्वेश्चंस तो आपको सिंपल प्रॉपर्टीज बेस्ड ही मिल जाएंगे कि आपको प्रॉपर्टी पता है तो देन यू कैन आंसर। लोग ना बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना लेते हैं एक्चुअली प्रॉपर्टीज पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे? जैसे मैं बताता हूँ इस प्रॉपर्टी पे कैसे बना लेते हैं लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे ना वो आपको कहेंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, पर जो सिचुएशन दी होगी ना वहां पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल होएगा या निकलेगा ही नहीं एक्चुअली। रादर ए पॉइंट पे निकालना मान लो आसान है। बस समझ रहे हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब निकलेगा ए पॉइंट पे जो सिचुएशन दी गई है, बी पे निकल ही नहीं सकता, पर पूछेंगे बी पे, पर ए और बी का तो सेम नहीं है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि जब मुझे कंडक्टर में बोला जाता है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, जरूरी नहीं है उसी पॉइंट पे निकालना, आप देख लो कि किस पॉइंट पे निकालना आसान है। तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे निकाल लोगे आप पोटेंशियल, सभी पॉइंट्स का तो पोटेंशियल क्या रहने वाला बेटा? Same. सेम रहने वाला है ना एक्चुअली। वो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं करवाऊंगा भी ऐसा क्वेश्चन, तो पता भी चल जाएगा एक्चुअली। एक और देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ an electrostatic conductor is perpendicular to surface, is perpendicular to surface। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कहना ठीक है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है वो अपने आप में इक्विपोटेंशियल है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. यस सर। जो चीज इक्विपोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता भैया? Yes, sir. होता ही है। यस सर। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है एक्चुअली। तो ये मैंने दिखा दिया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग क्या बना लेते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे वो क्या करेंगे कि एक कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दो बातें हैं जिनका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंडक्टर सरफेस पे एंटर कर रही होगी वो हमेशा सरफेस के क्या होनी चाहिए? Perpendicular. परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी? No, sir. क्यों नहीं करेगी? Field 0. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यानी वहां पे ना थोड़ा सा वही होता है कि हमें सही डायग्राम चूज करना होता है। तो हम ना ये वाले पॉइंट चेक कर लेते हैं कि किसी भी डायग्राम में अगर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली नहीं दिखाई तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो जो है बेसिकली उसके अंदर दिखाई गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। ये हो गई जी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो जी, 5 नंबर प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड near the surface of a charged conductor is sigma by epsilon naught, where sigma is local surface charge density, है ना जी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गई जी मेरे पास एक्चुअली। ठीक है जी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको प्रूव कर सकते हैं जी बड़े आराम से। मान लो मेरे पास एक ऐसी शेप का कंडक्टर है, इसको ना मैंने चार्ज क्यू दिया। देखो जो चार्ज है वो इस पे ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, शेप ही रेगुलर सा है। तो चार्ज मान लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देख रहे हो। मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है
और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है जी कैसे होना है, कैसे होना है जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैन वी फाइंड इट? यस। हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेना है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले रहा हूं ना, वो बेसिकली एक सिलेंडर ले रहा हूं। इस सिलेंडर का ना ये वाला जो एरिया है ये ए है, देख रहे हो। अब इसका ये वाला सरफेस S1 है, कर्व्ड सरफेस S2 है, और ये वाला सरफेस S3 है। लगाओ जी गॉस लॉ इसके लिए, ई डी ए कॉस थीटा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले एक चीज बताओ, S1 वाला सरफेस जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। जीरो। S2 वाले सरफेस के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बचा खाली S3 वाला सरफेस, वहां पे 0 डिग्री आ जाएगा एंगल। और ये किसके बराबर हो गया? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो, ये जीरो, वो बचेगा ई ए। क्यू एनक्लोज कितना है? देखो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये वाला जो एरिया आपने इनक्लोज किया हुआ है, ये वाला एरिया भी तो ए ही है ना। तो इसलिए सरफेस मतलब आपका चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट गया देखो आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया भैया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे इसको हम ना लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बोला कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 1 है तो मान लो यहाँ पे कितनी होगी जी? सिग्मा 2 होगी। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इस रीजन में देख रहे होते भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कितना लिखते हैं आप उसको? सिग्मा वन सिग्मा बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले को कितना लिखते? सिग्मा सिग्मा 2 बाय बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। अच्छा, इनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सिग्मा 1 बड़ा होएगा या सिग्मा 2 बड़ा होएगा? हाउ कैन वी फाइंड आउट एक्चुअली? दिस कैन बी डन एक्चुअली। और वो कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास ना एक स्फीयर है, रेडियस आर का, ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अगर ये स्फीयर होएगा ना तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म आ जाएगी एक्चुअली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है जी, पोटेंशियल पता है किसके बराबर हो गया? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर टू स्फीयर्स टू हैव सेम पोटेंशियल। मान लो आप चाहते हो कि दो स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। तो उसमें कंडीशन हो जाएगी सिग्मा 1 R1 किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा 2 R2। क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है ना, भी एक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 R1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 R2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब दोनों के लिए सिग्मा आर सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, व्हाट डज मींस? लोअर द रेडियस, हायर द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जहां पे रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होएगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर आप इस डायग्राम में देखो, जहां पे ये सिग्मा 1 है, ये कर्व दिख रहा है आपको, छोटा सा कर्व लेंथ। तो इसको यस अगर आप थोड़ा सा कंप्लीट करके एक स्फीयर सा बना लो, तो इस स्फीयर का जो रेडियस होएगा वो बेसिकली R1 हो गया है किस्म से। यहाँ पे देखो जी, आप देख सकते हो कि इसका स्फीयर थोड़ा डेफिनेटली क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम को देख के क्या बोल सकते हो कि सिग्मा 2 बड़ा होएगा कि सिग्मा 1 बड़ा होएगा? सिग्मा वन। सिग्मा 1 बड़ा होएगा, सिग्मा 2 डेफिनेटली छोटा हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है जी। एक और चीज आप बोल सकते हो कि एट sharp edges of conductor
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जी एक्चुअली, क्योंकि जहां पे शार्प एजेस हैं वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही ज्यादा कम होएगा। तो उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होने की वजह से वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, समझ में आई बात? ये क्लियर है जी? ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक फिनोमिना समझ सकते हो, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हाँ भाई, कभी नाम सुना है कोरोना डिस्चार्ज का? बोलो भाई, है किसी को आइडिया कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है भाई? नहीं है, नहीं कोई आइडिया? अच्छा जी, कमाल हो गया। कोई नहीं, हम देखते हैं। कभी आपने थोड़ा सा हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर देखा हुआ है कोई, जैसे त्रिशूल भाला सा लगा हुआ है एक्चुअली? यस सर। वो क्यों लगाया यस होता सर। है? क्यों लगाया सर होता है वो? अर्थिंग के अर्थिंग के लिए? मैं समझा नहीं एक्चुअली। लिए, सर लाइटनिंग के टाइम। लाइटनिंग? उसको ना रादर वो जो त्रिशूल या भाला सा है, उसको पता है बोलते भी क्या है? उसको बोला ही जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या बोला जाता है जी? लाइटनिंग कंडक्टर बोला जाता है। देखो, तो मतलब उसका नाम ही लाइटनिंग कंडक्टर है। वैसे लगाते क्यों है? है भाई, मतलब क्यों लगाते हैं एक्चुअली? वैसे डेकोरेशन पीस है। कभी लाइटनिंग उसका कॉल चार्ज कर पूरी दिया की तो पूरी बिल्डिंग पे ना बिल्डिंग चार्ज के चला आने की जाए। जगह अर्थ में चला जाता है, तो चार्ज हो जाएगा। घरों पे क्यों नहीं लगाते फिर? सर हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। लाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। कितनी ज्यादा हाइट होनी चाहिए? एक पेड़ से तो ऊंचा होता ही है घर, या नहीं? हाँ भाई, पेड़ से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? बताओ। ज्यादातर घर जो होते हैं 3 मंजिला मकान, वो पेड़ से ऊंचे होते हैं कि नहीं होते हैं यार? हो ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। जो पर पेड़ होते हैं, कोई बहुत ही लंबा पेड़ हो तो बात अलग है हाइट वाइज, तो अदरवाइज तो हो ही जाते हैं एक्चुअली। देखो बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले ये पता है आपको कि लाइटनिंग बनती कैसे है? हैं? मतलब बिजली हम बोलते हैं ना, बिजली है ना, बिजली कड़क रही है। कड़कना तो खैर उसका साउंड होता है एक्चुअली। तो बिजली बनती कैसे एक्चुअली? होता ही है, जो क्लाउड्स होते हैं ना, उनमें कोलिजन्स की वजह से ना कई बार बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है एक्चुअली। अब जब वो चार्ज हो जाते हैं, तो उनके इसी चार्ज की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है क्लाउड और अर्थ के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है एक्चुअली। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के बावजूद भी वो जो चार्ज है ना क्लाउड का, वो अर्थ तक नहीं आ पाता। कारण क्या है कि बीच में एयर है, और एयर हमारी इंसुलेटर होती है एक्चुअली। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी एक ऐसी मिनिमम वैल्यू होती है जिसपे ना एयर आयनाइज हो जाती है। आयनाइज मतलब कि भी जैसे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाएंगे, उसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में वो डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हमारे क्लाउड में इतना अच्छा पॉजिटिव चार्ज हो कि वो इतना, मतलब इतना चार्ज हो कि वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके कि एयर को आयनाइज कर सके, तो अगर एयर यहाँ पे आयनाइज हो गई, तो फिर क्या होएगा जी? वो एयर जो है वो बेसिकली कंडक्टिंग बन जाएगी, और ये सारा चार्ज एकदम से अर्थ की तरफ भागेगा। और उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइटनिंग बोलते हैं एक्चुअली। उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। तो अब एक काम करते हैं, लिखते हैं और ये देखेंगे हमारे को ये त्रिशूल से कैसे बचाएगा एक्चुअली। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दी sharp edge of a charged conductor is very high, is very high। ठीक है जी।
it leads to breakdown of surrounding medium into ions and electrons. ठीक है जी. Due to this, the conductor gets neutralized and its charge is leaked into surrounding medium. This phenomena is known as corona discharge. है ना. This phenomena is known as corona discharge. The minimum electric field, the minimum electric field at which breakdown of surrounding medium, है ना, breakdown of surrounding medium takes place is known as dielectric strength of medium. ठीक है जी. तो एक्चुअली ना, अब ये कंडक्टर जो हम बनाते हैं ना, इस तरह का त्रिशूल टाइप का, ये एक्चुअली करता क्या है. देखो, होता ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ना, इंडक्शन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए. देखो ऐसे ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव आए होंगे वो बेसिकली अर्थ में चले गए होंगे. एक्चुअली ये जो नेगेटिव चार्जेस आ गए ना इसके ऊपर, त्रिशूल के ऊपर, इसमें बेसिकली क्योंकि चार्जेस है, तो ये सराउंडिंग मीडियम को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा. तो इधर आ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बना लेगा. देखो जी, ये समझ रहे हो, बहुत सारे. उनमें से पॉजिटिव चार्जेस लेके ये खुद क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो ये जो भी हमारा कंडक्टर है ना, इसके सराउंडिंग में एक अपोजिटली चार्ज का एक क्लाउड बन जाएगा. यानी ऊपर वाला जो क्लाउड है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा क्लाउड आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. ऊपर वाले अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये कौन सा क्लाउड आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. अगर एयर आयनाइज हो जाती है, मान लो ये जो क्लाउड और बिल्डिंग के बीच वाली एयर आयनाइज हो जाती है और लाइटनिंग फॉल करेगी, तो लाइटनिंग विल गेट अट्रैक्टेड बाय, हाँ भाई, दिस कंडक्टर. समझ रहे हो. तो जैसे इस पे गिरेगी तो यहां से ये लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरेगी, तो एक कंडक्टर के थ्रू ये लाइटनिंग को कहां भेज दिया जाएगा जी, एक्चुअली इन द ग्राउंड सेफली. अच्छा, बात यह है कि लाइटिंग किसी हाई राइज बिल्डिंग पे क्यों फॉल करती है, कारण यही इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज करो कि जब बाहर थंडरस्टॉर्म हो रहा है और तुम बाहर घूमने गए हो जी, एक्चुअली बारिश का आनंद उठाने के लिए निकल गए जी तुम तो बाहर. ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंडक्शन हो जाएगी. पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हारी बॉडी में पैरों की तरफ इंड्यूस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज किस तरफ इंड्यूस हो जाएगा, सिर की तरफ. तो तुम चलते फिरते क्या बन जाओगे जी, एक्चुअली डायपोल से बन जाओगे. एक्चुअली अगर एयर आयनाइज हो गई और वो जो चार्ज है क्लाउड का, वो मान लो फ्लो करके धरती की तरफ आ रहा होगा और तुम आसपास हुए उस रीजन के, तो डेफिनेटली तुम उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे या नहीं करोगे, बताओ भाई.
यस सर। करोगे ना? यस सर। तो करोगे तो डेफिनेटली लाइटनिंग बात समझ आई? अच्छा, ये इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा जितनी ज्यादा हाइट है। मतलब मान लो कि हम किसी और व्यक्ति के साथ हैं जिसकी हाइट हमारे से भी ज्यादा है, मान लो, तो वो और पहले लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस हमारे से भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। बिल्डिंग की हाइट और भी ज्यादा है, तो उस पे गिरने के चांसेस और भी ज्यादा हो गए। ठीक है ना? तो इसीलिए होता क्या है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनपे तो ना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रूल बनाया हुआ है कि आपको ये सेटअप करना ही है। कमर्शियल है ना, गवर्नमेंट को लगता है भी इस बिल्डिंग से पैसा कमाएंगे लोग, तो इस करके उनके लिए मैंडेटरी कर देते हैं। तो थोड़ा सा खर्चा तो जरूर होता है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है, कॉपर वगैरह का ही होता है। ठीक है, कई जगह मैंने देखा आजकल वो लोहे की भी लगा देते हैं स्ट्रिप। कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, दैट विल वर्क बेटर, बट कॉपर क्योंकि अब काफी कॉस्टली आता है, तो इस करके फिर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चलो जी लोहे की भी पत्ती लगा लो, काम तो वैसे उससे भी चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करंट फ्लो करेगा, बट दैट विल फ्लो एक्चुअली। तो वो लगा देते हैं एक्चुअली, घरों में कोई नहीं लगाता। एक तो कारण ये भी होता है कि जो घरों की हाइट कई बार उतनी ज्यादा नहीं होती है ना। अगर आप देखोगे कि चंडीगढ़ में तो खैर 3 फ्लोर से ज्यादा अलाउड ही नहीं है एक्चुअली, कमर्शियल बिल्डिंग्स लेकिन 4th 5th फ्लोर तक चली जाती हैं एक्चुअली। तो एक ये भी कारण होता है कि भी ज्यादा हाइट का डिफरेंस होता है। और एक ना एरिया वाइज भी होता है कि जैसे मतलब बहुत कम इंसिडेंट्स होंगे कि जब चंडीगढ़ के अंदर एक्चुअली लाइटनिंग फॉल की होगी किसी बिल्डिंग पे या किसी पेड़ पे, पर कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली फॉल करती रहती है। तो जहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली होता है ये फिनोमिना, वहां पे तो फिर हर बिल्डिंग को, चाहे वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, ये वाला सेटअप रख ही लेना चाहिए, बिकॉज दैट विल कीप द हाउस या बिल्डिंग सेफ एक्चुअली, है ना। इसी वजह से रादर बोलते हैं कि जब लाइटनिंग हो रही हो ना बाहर, तो आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे या पोल के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पेड़ या पोल पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअली। और अगर आप मान लो खुले मैदान में हो जहां पे आसपास कोई पेड़ ही नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? हाँ भाई, मान लो फंस गए ऐसी सिचुएशन में, खुला मैदान है बहुत बड़ा, कोई पेड़ वेड़ नहीं है, हम अकेले ही हैं, फिर तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए ना जिसकी कुछ हाइट है, फिर तो हमारे ऊपर लाइटनिंग गिरने के चांस बहुत ज्यादा है। फिर हमें ग्राउंड पे क्या करना चाहिए भैया, लेट जाना चाहिए वहां पे, वो दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली। ठीक है ना, हाइट जितनी कम होएगी उतने चांसेस कम हो जाते हैं लाइटनिंग के फॉल करने के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी। तो देखो जी, ये हमारा होता है कोरोना डिस्चार्ज एक्चुअली, ये आपका 5th प्रॉपर्टी के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब थ्योरेटिकल सा फिनोमिना होता है। इसके ऊपर खास क्वेश्चंस तो खैर कभी कभी होते हैं, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है उसी पे क्वेश्चन हो जाए तो बात अलग है। अच्छा, भी कंडक्टर्स की ना और भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज फिर डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उनको खत्म करके फिर क्वेश्चंस करेंगे कंडक्टर्स के ना। तो तब तक तो इतना ही है जी एक्चुअली। अब किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं फिर बंद करता हूँ। कोरोना डिस्चार्ज प्लीज बता दो, मैं नेटवर्क लॉस हो गया था जब आप समझा क्या रहे थे। बताऊं इसके अंदर में? अब सारा तो नहीं बता सकता, ये तो 10 मिनट लगे मेरे को समझाने में एक्चुअली। अगर सारा ही मिस हो गया फिर इसको पढ़ लेना, फिर कल बता देने, नहीं यार डाउट डे वाले दिन बता देना, इसको पढ़ लेना भी क्या है सारा। अगर कुछ बीच में कोई एक आधा पॉइंट मिस हुआ है वो बता देता हूँ। सर आप बता नहीं रहे थे, वो नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, दोगला पॉइंट। बस वो नेगेटिव आ गया वहां पे, फिर वो कंडक्टर है वो शार्प एज है, तो उसने अपने सराउंडिंग एयर को आयनाइज कर लिया, एयर में से पॉजिटिव चार्जेस ले लिए और अपने आसपास एक क्लाउड बना लिया नेगेटिव का। तो जब लाइटनिंग फॉल करेगी इस बिल्डिंग पे, तो वो नेगेटिव क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो इस त्रिशूल पे गिरेगी लाइटनिंग कंडक्टर पे और वहां से अर्थ में चली जाएगी। और है कोई डाउट किसी को? देखो सर आरपीएस कहाँ तक हो जाएगी ये बता दो। आरपीएस तो अभी देखो ऐसा है ना, कंडक्टर की आरपीएस तो होगी नहीं, कंडक्टर छोड़ के बाकी आरपीएस कर लो, ठीक है सर। है ना। कंडक्टर वाली आरपीएस मत करना, क्योंकि कंडक्टर की ना सारी प्रॉपर्टीज नहीं हुई, हो तो जाएगी कंडक्टर की आरपीएस भी आधी, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज नहीं हुई अभी। कर लेना, उसमें क्या बड़ी बात है। कल मैंने करा देना है, कंडक्टर भी करा देना है, उसके बाद वाला एक दो टॉपिक और भी करा देना है, तो हो जाएगा बस। उसके बाद थोड़ा सा बचेगा एक्चुअली, तो परसों मुझे लगता भी नहीं क्लास, परसों तो हो ही जाएगा खत्म, है ना। और देखो जी डाउट है किसी कोई? चलो जी फिर
ठीक है बेटा जी, बंद कर रहे फिर। थैंक ठीक यू है बेटा, सर, थैंक यू ओके, सर। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। So,